students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. So प्रयाप सीरीज में चैप्टर नंबर 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है. अब स्टार्ट करते हैं. एज यू नो प्रयाप सीरीज में हम लोग लास्ट 10 ईयर्स के PYQs जो है वो ले रहे हैं. 1 मार्क के क्वेश्चंस करेंगे, देन 2, 3 इसमें काफी सारे मैंने असर्शन रीजनिंग के लिए एंड जिसमें बच्चों को बहुत डाउट रहता है केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चंस काफी लिए हैं इसमें. चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके. सबसे पहले देखो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे मार्किंग स्कीम लिखी होगी कि क्वेश्चन मतलब जैसे ये क्वेश्चन है 1 मार्क का आएगा एंड किस ईयर में आया था पहले ये, जैसे यहाँ 2024 लास्ट ईयर ही आया था. तो इस तरह से आप हर उसमें देखते रहना कब कब आया था. ठीक है चलो. तो जी पहला क्वेश्चन है अ मेटल एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर रिस्पेक्टिवली. सो एक ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पे वो है मर्करी. देख लो अब यहाँ पे ये लो BC में से कोई होगा, दोनों में मर्करी है. और जो नॉन मेटल है जो कि हमारा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है दैट इज ब्रोमाइन. सो ये तो हमने बड़े सारे ऐसे क्वेश्चंस करे हैं तो आप लोगों को याद ही होगा. चलो इसको जरा हम टिक कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मेलिएबल एंड अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देखो हमें पता है कॉपर तो भैया कॉपर की वायर्स होती है, गुड कंडक्टर है. सिमिलरली सिल्वर हमारा एक बहुत अच्छा कंडक्टर है. अब अगर हम बात करें लेड और जिंक में से तो हमें देखना है पुअर कंडक्टर तो हो साथ में मेलिएबल भी हो. तो इन दोनों में से कौन सा है? लेड है हमारा जो मेलिएबल भी है और एक पुअर कंडक्टर भी है. ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बेटा. थर्ड क्वेश्चन, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर. जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स कैसे होते हैं नेचर में? एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं या एम्फोटेरिक होते हैं? एम्फोटेरिक कौन से होते हैं? जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं. तो जो एल्यूमिनियम और जिंक वाले हमारे होते हैं ऑक्साइड्स वो एम्फोटेरिक होते हैं. ठीक है ये सारी चीजें हम पढ़ के हैं लेकिन यहाँ पे भी क्या हो रहा है रिवाइज होती जाएगी. वही क्वेश्चन ले रही हूँ जिसके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस और आएंगे आपको. तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया ये चीज. चलो फोर्थ क्वेश्चन, असर्शन. अभी ना इस चैप्टर में ना हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन काफी सारे हैं तो हम स्टार्टिंग के 1 मार्क के फटाफट भगा रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है. जो छोटे छोटे कंसेप्ट है वो मैं क्लियर करती हूँ. चल ठीक है. अब आ गया जी हमारे पास असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन. असर्शन में बोला है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड. अब देखो हमें पता है जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस आते हैं लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन था हमारे पास, कहाँ गया, नाइट्रिक एसिड का, कि जो जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व होती. क्यों? क्योंकि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है. इसलिए वहां पे हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिलते हैं और वाटर मिलता है. ठीक है तो पहली चीज जो उन्होंने बोली है बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड देखते हैं रीजन क्या दिया है. नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस. तो यही मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया तो मतलब ये भी करेक्ट बात लिखी हुई है और ये इसी का ही एक्सप्लेनेशन है. सो दिस इज करेक्ट. सो बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. क्लियर, समझ आ गया. चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. तो फिफ्थ क्वेश्चन सेज द कलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन अ पीस ऑफ लेड इज एडेड टू इट. सो वो कह रहे हैं कि जब जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है बच्चे? ब्लू कलर का होता है. सो अगर कॉपर, यहाँ पे मेन क्या है कॉपर, वो कह रहे हैं कॉपर सल्फेट में अगर हम लेड डाल देते हैं, लेड अगर डाल रहे हैं तो हमें ये देखना है क्या वो कलर चेंज, देखो या तो रिएक्शन होगा या नहीं होगा. रिएक्शन कब होता है? अगर ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है. तो इसके लिए हमें रिएक्टिविटी CD याद होनी चाहिए. याद है वो जो कैटरीना वाला किया था, कैटरीना ने कार मांगी, ये सब था ना. जैसे सबसे पहले हमारे पास पोटेशियम आ गया, फिर सोडियम आ गया, फिर कैल्शियम आ गया, फिर मैग्नीशियम आ गया. तो ये 4 हो गए जो हमेशा रिएक्टिविटी में टॉप पे होते. तो कैटरीना ने कार मांगी. उसके बाद क्या था हमारा, कौन सी 3 कार मांगी थी उसने? ऑल्टो, जेन, फरारी. तो यहाँ पे कौन सी आई हमारे पास? एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन. ठीक है अभी तक इनकी बात ही नहीं हुई. इसके बाद क्या था? तो कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी. फिर भी हाय क्यों आ गए भाई ये दोनों हमारे. ठीक है लेड, हाइड्रोजन, कॉपर. तो हम देख रहे हैं लेड जो है वो कॉपर से ऊपर है. अगर वो रिएक्टिविटी सीरी में ऊपर है तो मतलब ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है. अगर डिस्प्लेस कर सकता है तो मतलब कलर डेफिनेटली ये जो ब्लू कलर था इसका कलर चेंज होगा और वो क्या बन जाएगा? लेड के साथ सल्फेट हो जाएगा, लेड सल्फेट बन जाएगा. तो पहला असर्शन बिल्कुल करेक्ट है. रीजन देखो, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. बिल्कुल करेक्ट बात है. तो फिर से भाई ए पार्ट आंसर होगा
कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू और आर हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। चलो जी आगे 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अभी बताया था मैंने कौन से होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। देखो इट रिएक्ट्स ओनली विद एसिड, नहीं अभी बोला मैंने दोनों के साथ करते हैं। इट रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, और इसमें बोला है दोनों के साथ। अब इन दोनों पार्ट में बोल रहा है दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, इसमें बोल रहा है कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है, और यहां पे बोल रहा है इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो जब बेटा हमारे ये जो एम्फोटेरिक होते हैं ये रिएक्शन करते हैं तो ये सॉल्ट और पानी बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। सो सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट तो बोल रहा है इट रिएक्ट्स ओनली विद बेस, तो वैसे ही गलत है। सो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट व्हाइल बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। सो क्या कर रहा है वो, मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करे, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्शन हो रहा है बेसिकली। सो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। यहां तक आपका कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसी कंसेप्ट बेस अगर आंसर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, आगे पढ़ो क्या बोला है। सो इन एयर कलेक्टेड द प्रोडक्ट इन अ वेट वॉच ग्लास द न्यू प्रोडक्ट ऑब्टेन। हमारे दिमाग में क्या चलेगा, बर्न हुआ है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हम ढूंढेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का है, टिक कर देंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो उसने वॉच ग्लास लिया वो गीला था। जब वो गीला है मतलब देयर इज प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो जब वाटर के साथ रिएक्शन होगा साथ में तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। सो देयरफॉर आंसर हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, क्योंकि जो वॉच ग्लास है वो वेट है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग टेबल इन कनेक्शन विद द गिवन केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन क्या है हमारा, कॉपर सल्फेट था, उसने आयरन के साथ रिएक्शन दिया और हमें आयरन सल्फेट मिल गया और कॉपर अलग हो गया, क्योंकि हमें पता है भाई जो हमारा आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो पहला है इनिशियल कलर। इनिशियल कलर कॉपर सल्फेट का बात करें तो क्या होता है, ब्लू कलर, तो ये पेल ग्रीन कह रहा है, गलत, बाकी तीन तो ब्लू ही है। आगे एक बढ़ जाते हैं, फिर जो बोले फाइनल कलर ऑफ सॉल्यूशन। सो फाइनल कलर हमारा कौन सा होगा, इसका ब्लू होता है, अच्छा तो हम पहले काट चुके हैं, पेल ग्रीन, लाइट ब्लू या पेल ग्रीन। सो जो हमारा आयरन सल्फेट होता है वो पेल ग्रीन होता है, तो मतलब ये लाइट ब्लू वाला। अब यहाँ पे आप देखोगे इन दोनों का बाकी सारे पार्ट सेम है, बस फर्क क्या है लास्ट वाले में कि डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है या डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से रिएक्शन पढ़े तो क्या करा है, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन आयरन के साथ किया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है। क्या आयरन के पास कोई था सॉल्ट सॉल्यूशन, नहीं। क्या कॉपर को कुछ मिला, नहीं, तो मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सो देयरफॉर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो डी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। Study the diagram given below and identify the gas formed in the reaction. So यहाँ पे क्या क्या लिया गया है, जिंक ग्रैन्यूल्स लिए गए हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सो सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक, एक मेटल है एक एसिड है, मेटल और एसिड जब रिएक्ट करते हैं कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे जो बबल्स में गैस होगी कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शंस देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड नो, सल्फर डाइऑक्साइड नो, दो यहाँ पे ऑक्सीजन लास्ट यही है, बस एक में ही बोले ना हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन विच वाइल बर्निंग प्रोडक्ट्स अ पॉप साउंड। सो दिस इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 13 देखो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया, पहले ये सारा पढ़ो एंड इसके बेस्ड ये 4 क्वेश्चन है। तो देखो ये है एक मार्क की, बट आपका समझ लो या तो ऐसे समझ लो कि पूरा क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, नहीं तो इस पैराग्राफ को पढ़ के ये 4 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रखे ध्यान से समझना, दिमाग चलाते हुए चल रहा है इसमें हमें। सो पहला हमें बोला है अ स्टूडेंट टुक 4 मेटल्स PQRS। तो एक बच्चे ने 4 मेटल लिए PQRS। अब ये मेटल कौन कौन से, ये हमें ये चीजें दे रखी है, उससे गैस वर्क लगाना है। सो कैरिड आउट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस वर। पहला, ऑल मेटल्स कुड नॉट बी कट विद नाइफ एक्सेप्ट आर। तो यहाँ पे बात करी गई है कि ये जो आर मेटल है इसको नाइफ से कट किया जा सकता है। कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं, हमारा पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, जिंक हो गया। तो ये सारे हमारे मेटल्स हैं जिनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं कि वो इतने सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, चलो ये पॉइंट हमने देख लिया। नेक्स्ट, मेटल P कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड
M2O3, M2 मतलब जो भी ये मेटल 2 और O3। तो अभी हमने देखा एंड साथ में बोला है विच रिएक्टेड विद बोथ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के साथ हमारे कौन कौन से दोनों होते हैं, जो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक में हमारे कौन कौन से होते हैं, एक एल्यूमिनियम होता है और एक जिंक होता है। वैसे तो यहाँ पे आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो कि अगर Zn मतलब Zn ऑक्साइड तो ZnO होता, एल्यूमिनियम वाला हमारा होता है कि यहाँ 2 और यहाँ 3, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि अगर ये 2 और 3 है, क्योंकि वैलेंसी यहाँ पे तो ये तो 2 ही रहेगी, इसकी वैलेंसी 3 होती है, ये तो कैंसिल ZnO तो ऐसे ही होता है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा है, एल्यूमिनियम है। सो यहाँ पे P हमारा हो गया एल्यूमिनियम। अगर दिमाग में उस टाइम नहीं ये चीज आती तो कोई बात नहीं, हमारे दिमाग में रहेगा एल्यूमिनियम या जिंक में से कुछ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बोल रखा है, रिएक्शन विद वाटर। अब इनके रिएक्शंस बताए हैं पानी के साथ। सो पी है डिड नॉट रिएक्ट ईदर विद कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्टेड विद स्टीम। अब जरा मुझे बता दो इन दोनों में से कौन सा ऐसा है जो ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है ना हॉट वाटर से, लेकिन स्टीम से रिएक्ट करता है। तो इनमें से एल्यूमिनियम ऐसा है जो हमारा स्टीम से रिएक्ट करता है, तो जिंक अपने आप निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्यू के बारे में बताया है, रिएक्टेड विद हॉट वाटर एंड द मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग। सो किस किस में मेटल फ्लोट होता है, एक तो कैल्शियम में होता है, एक मर्करी में होता है। कैल्शियम हमारा हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो आंसर क्या हो जाएगा, मर्करी। तो क्यू हमारा हो गया मर्करी। ठीक है, आगे है हमारे पास एस, डिड नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। पानी के साथ कौन से रिएक्ट नहीं करते, जैसे हमारा सिल्वर हो गया या हमारा गोल्ड हो गया, ऐसे जो हमारे बिल्कुल रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ है, वो पानी से रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है, सो ये हमने कंक्लूजन आ गया, किसी में थोड़ा सा ज्यादा किसी में थोड़ा सा कम हमें दिख ही रहा है। आर के बारे में देखना एक बार, ये नहीं हमने मिस कर दिया ना, आर में दे रखा है रिएक्टेड वॉयलेंटली विद कोल्ड वाटर। अब इनमें से वॉयलेंटली कौन रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, या तो सोडियम हो या हमारा वो हो क्या है पोटेशियम हो। ठीक है, केरोसिन बोल रही थी मैं, पता नहीं क्यों इसको, क्योंकि केरोसिन पानी में रखते हैं वहां की वजह से। चलो अभी आगे आगे पता चल जाएगा क्या बोल रही हूँ मैं। सो या तो पोटेशियम हो या हमारा सोडियम हो। ठीक है, तो ये जो मैंने सर्कल करे इनमें से कोई होगा, तो ये लिथियम जिंक यहाँ से कट गया। अब इसके जरा बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो 10th है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, आउट ऑफ गिवन मेटल्स द वन विच नीड टू बी स्टोर्ड इन केरोसिन। समझ आ गया क्यों केरोसिन मेरे दिमाग में चल रहा था। सो यहाँ पे केरोसिन में किसको रखते हैं हम, या तो पोटेशियम या सोडियम, मतलब आर। आर कहाँ पे है, बी पार्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, आउट ऑफ द गिवन मेटल्स द मेटल क्यू एस। क्यू मेटल कौन सा है, लो कोई डाउट ही नहीं है, मैग्नीशियम है। सो ये हो गया हमारा आंसर मैग्नीशियम, डी पार्ट। 12th क्वेश्चन है, मेटल विच फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज। अब इसमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा बनाएगा, पहली बात तो यहाँ उन्होंने क्लियर ही बोल दिया था कि मेटल पी बनाता है, सो देयरफॉर पी आंसर होगा जो कि ए पार्ट है। ठीक है, लास्ट इसके बेस्ड क्वेश्चन है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द 4 मेटल्स। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, सबसे नीचे वाले कौन से है, एस हो गया सिल्वर वगैरह वाला, उससे थोड़े से ऊपर कौन से होंगे, एल्यूमिनियम वाला जो कि पी है हमारा, उससे एक ऊपर कौन सा होगा, मैग्नीशियम, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव वाले कौन से हैं हमारे, सोडियम वगैरह। सो ये आ गया आर। अच्छा मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम कौन सा है हमारा, क्यू, तो यहाँ पे क्यू लिखेंगे। सो एस पी क्यू आर, एस पी क्यू आर सी पार्ट है, सो दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर। ठीक है, सो ये हो गए हमारे क्वेश्चन 10 से 13। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। सो क्वेश्चन नंबर 14 सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पोजीशन ऑफ मेटल्स इन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। सो यहाँ पे दो तरीके, या तो आप पढ़ लो एक पार्ट की, कॉपर जो है हाइड्रोजन के नीचे होता है, लेड से ऊपर होता है, इमेजिन करो उसमें भी टाइम पूरा जाएगा, या सिंपल आप अपनी रिएक्टिविटी सीरीज लिख लो एंड उसके हिसाब से एक एक आप पढ़ते जाना। अब रिएक्टिविटी सीरीज हम पार्ट्स में कैसे लिखते हैं, अगेन सबसे पहले हमारा पोटेशियम, फिर हमारा जो अपना जैसे आप जिस मेथड से करते हो उसमें उससे लिख लेना। ठीक है, सो पोटेशियम, सोडियम, देन वी हैव कैल्शियम एंड देन मैग्नीशियम। ठीक है, अपना वैसे कर लेना। कैटरीना ने कार मांगी ये एक साथ, और कौन सी कार मांगी थी, ऑल्टो, जेन, फरारी। ठीक है, ये वाला एक साथ हो गया। फिर उसके बाद आता है फिर बी, हाई, क्यू, ये एक साथ हो गया। कौन सी मिली बेचारी को, मिली ये मर्करी का होता है, तो हम एम की जगह Hg पहले ही लिख लेते हैं। ठीक है, कौन सी मिली थी, सिल्वर प्लेटेड, मतलब Ag और D। ठीक है, क्लियर, इस तरह से लिख लोगे। अब आ जाओ यहाँ पे पढ़ते हैं
कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन बट अबव लेड। सो देखो कॉपर जो है वो कह रहे हैं कहाँ गया हमारा कॉपर, कॉपर वो कह रहे हैं बिलो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे है, करेक्ट, बट अबव लेड, क्या लेड के ऊपर है वो, नहीं लेड से भी नीचे है, सो दैट मीन्स ये पार्ट गलत हो गया। नेक्स्ट, आयरन इज बिलो लेड एंड जिंक, आयरन कहाँ है, ये रहा, वो कह रहे हैं लेड और जिंक के नीचे तो ठीक है लेकिन लेड के ऊपर है, वो लेड से नीचे नहीं है, सो ये गलत हो गया। देन जिंक इज बिलो मैग्नीशियम बट अबव एल्यूमिनियम, लो जिंक कहाँ आता है हमारा, ये रहा, एल्यूमिनियम उससे ऊपर है, मतलब ये गलत हो गया। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं, मैग्नीशियम इज बिलो कैल्शियम, कैल्शियम के नीचे है बट अबव एल्यूमिनियम, सो बिल्कुल करेक्ट है, मैग्नीशियम हमारा कैल्शियम से नीचे है, एल्यूमिनियम से ऊपर है, सो दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द मेटल्स विच आर फाउंड इन बोथ फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। तो इसमें से कौन से मेटल्स है जो हमें फ्री स्टेट, जैसे हमें पता है रिएक्टिविटी में जितना नीचे जाते रहो उतना फ्री स्टेट में वो हमें मिलते हैं, सो लेकिन क्या बोला है, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों में मिलते हैं, तो ऐसे इसमें से हमारे पास है कॉपर एंड सिल्वर, जो कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं, जैसे कॉपर के ऑक्साइड्स वगैरह में मिलते हैं, एंड देन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कॉपर, लेकिन यहाँ पे ये फ्री स्टेट में भी मिल जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कॉपर एंड सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, फिर से असर्शन रीजनिंग का एक क्वेश्चन आ गया, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर सल्फाइड ओर्स कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट रोस्टिंग ऑफ द ओर्स। तो हमें पता है जब भी हमें मेटल्स, क्या मेटल के जो ओर होते हैं सल्फाइड ओर मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, ऐसे ही जब हमें कार्बोनेट ओर्स मिलते हैं सो हम कैल्सिनेशन करते हैं। ठीक है, कैल्सिनेशन में लिमिटेड एयर यूज होती है, इसमें हम अच्छी खासी एयर इन प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट किया जाता है। रीजन तो ये तो हमारा करेक्ट पार्ट है। सेकंड बोला है रोस्टिंग कन्वर्ट सल्फाइड ओर्स डायरेक्टली इनटू मेटल्स, क्या बच्चे रोस्टिंग करने से हमारे जो सल्फाइड ओर्स है डायरेक्ट मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, नहीं, हमें उसके मेटल के ऑक्साइड मिलते हैं और उसके बाद फिर से उनको सेपरेट किया जाता है, तो ये जो रीजन दे रखा है ये गलत है, तो सीधा पहुंच जाओ हमारा सी पार्ट जहां पे लिखा होता है कि असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, तो दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। 17th क्वेश्चन, अ मेटल X इज यूज्ड इन थर्मिड प्रोसेस व्हेन X इज हीटेड विद ऑक्सीजन इट गिव्स एन ऑक्साइड Y विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर। देखो पहली बात तो एम्फोटेरिक पढ़ते ही आपको एल्यूमिनियम यहाँ पे दिख जाएगा, एल्यूमिनियम देखा था, एक जिंक देखा था, तो एल्यूमिनियम आपको दिख जाएगा। ऑल्सो अगर ये वर्ड पे जाए तो थर्मिड प्रोसेस में क्या होता है बेटा, हम एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा वेल्डिंग वगैरह के टाइम पे इस चीज को यूज किया जाता है, जहां पे जैसे आयरन की मोल्टन स्टेट पे लाने के लिए हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पे कंफ्यूज भी होगा तो ये जो हमारे को एम्फोटेरिक इन नेचर बोल दिया, तब अगर जिंक होता तो कंफ्यूजन होती, यहाँ तो ऑप्शन में जिंक वैसे भी नहीं है। ठीक है, बट आपको कंसेप्ट भी पता चले आपके पास क्वेश्चन है और ऑप्शन में जिंक और जिंक ऑक्साइड भी हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए आपको कंसेप्ट भी पता होना। धीरे धीरे 2 मार्क वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 सेज इज अ मेटल ए रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर एंड द गैस इवॉल्व कैचेस फायर। सो कौन से हैं जो पानी के साथ इतना ज्यादा रिएक्शन करते हैं, हमारे जो टॉप सीरीज में जैसे पोटेशियम हो गया या हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम सबसे ज्यादा है तो हम पोटेशियम लिख देंगे आंसर। नेक्स्ट पूछा है अनदर मेटल बी व्हेन डिप्ड इन वाटर स्टार्ट्स फ्लोटिंग। सो पानी में कौन से फ्लोट करते हैं, या तो हमारा कैल्शियम होता है या मरकरी होता है, लेकिन मरकरी की क्या खासियत है, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो बी मेटल हमारा हो गया कैल्शियम, सिंस यहाँ पे सिर्फ वाटर लिखा है। देन द मेटल सी डज नॉट रिएक्ट ईदर विद कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्ट्स विद स्टीम। तो स्टीम के साथ एल्यूमिनियम हो गया जो रिएक्ट करता है, या आयरन हो गया हमारा जो रिएक्ट करता है। ठीक है, कुछ भी लिख देना दोनों में से। देन द मेटल डी डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। सो मेटल डी कौन सा हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। आइडेंटिफाई द मेटल्स, तो यहाँ पे हमने बता दिया, डी वाला भी लिख देती हूँ मैं, सिल्वर लिख देना या गोल्ड लिख देना, कुछ भी लिख देना। ठीक है, करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। 20th व्हाई इज पोटेशियम केप्ड इमर्स्ड इन केरोसिन। सो जो हमारा पोटेशियम है उसको हम केरोसिन में डिप करके क्यों रखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो जो एटमॉस्फेयर है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फायर कैच कर सकता है, इसीलिए उसको हम कहाँ पे करते हैं, उसको रखते हैं उसको केरोसिन में डिप करके। सो क्वेश्चन 21 सेज गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। गोल्ड एंड सिल्वर क्यों यूज करते हैं, पहली बात देखो मेटल्स है, मेलिएबल है, डक्टाइल है और साथ साथ लस्ट्रस है और कोरोजन भी इतना जल्दी इस पे नहीं होता। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में ये बहुत नीचे की तरफ है। देन अ फ्यू मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। तो हम सबसे ज्यादा कौन सा होता है,
एल्यूमिनियम यूज होता है क्योंकि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सिंपल। आंसर्स कैसे फॉर्म करके लिखने हैं वो सब मैंने यहाँ पे पीपीटीज में डाल रखे और ये पूरी पीपीटी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। व्हाट वुड अ स्टूडेंट रिपोर्ट नियरली आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग ड्यूली क्लीन स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम। सो उसने एल्यूमिनियम ले लिया, कॉपर की स्ट्रिप ले ली एंड आयरन की स्ट्रिप ले ली और जिंक की स्ट्रिप ले ली इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फाइड। सो उसके पास आयरन सल्फाइड है, उसमें उसने ये सारी स्ट्रिप्स रखी हैं अलग अलग 4 बीकर्स में। ठीक है, अब वो 30 मिनट्स के बाद क्या रिएक्शन देखेगा। सिंपल सी बात है बच्चे, यहाँ पे हमारे पास आयरन सल्फेट है तो इनमें से जो जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है वो उसको डिस्प्लेस कर देंगे और जो आयरन से कम रिएक्टिव है वहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। जैसे अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम हमारा ज्यादा रिएक्टिव है, सो वो इस आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और एल्यूमिनियम सल्फेट बना लेगा। सिमिलरली कॉपर की अगर मैं बात करूं तो कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है तो देयर विल बी नो रिएक्शन। और सिंपल आयरन सल्फाइड में आयरन ही डाल रहे हो फिर से देयर विल बी नो रिएक्शन। जिंक की बात करें तो जिंक भी यही करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा एंड उसकी जगह खुद ले लेगा, मतलब जिंक सल्फेट बना लेगा। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट केस में मतलब 2 बीकर्स में उसको दिखेगा कि सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया है क्योंकि हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इन दोनों में देयर विल बी नो रिएक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक when kept in open for some time, whereas copper vessels lose their shiny brown surfaces and gain a green coat when kept in open। तो ध्यान से समझना है क्या बोला है। सिल्वर आर्टिकल जो है वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है, और कॉपर वाला आर्टिकल जो है वो अपनी शाइन लूज कर देता है एंड ग्रीन हो जाता है। तो आपको एक तरीके से सोचना है किसके साथ रिएक्ट करके वो ग्रीन होता है और किसके साथ रिएक्ट करके वो ब्लैक होता है। ठीक है, सो नेम द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एयर। ये तो पता है एयर के साथ कॉन्टैक्ट में आके होता है। with which these metals react and write the name of the product form। so जैसे अगर हम सिल्वर की बात करें तो वो हमारे जो एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होगा उसके साथ रिएक्शन करके जब वो सिल्वर सल्फाइड बनाता है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो कैसे आंसर करेंगे, पहले पूरा एज इट इज लिखोगे देन बताएंगे कि सिल्वर आर्टिकल जो है वो रिएक्ट करता है सल्फर कंपाउंड से सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड और क्या बना लेता है, ये लिखना है क्योंकि उन्होंने नाम देने को बोले सिल्फर सल्फाइड विच इज Ag। यहाँ पे देख लेना है 2 नीचे आएगा, ठीक है, Ag2S। ठीक है, तो वो क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। अब अगर हम बात करें कॉपर की तो वो ग्रीन कोट कब आएगा। अगर आप ऐसे सोचो कि वो जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन ऑक्साइड बनाते तो उसमें फिर क्या होगी, हम क्या बोलेंगे, ग्रीन कलर का कोटिंग नहीं आएगा उसमें। ग्रीन कलर की कोटिंग कब आती है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, कॉपर कार्बोनेट या कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि हमारा ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नाउ क्वेश्चन 24 सेज रिवर्स ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्या रिएक्शन है, जिंक ने रिएक्ट किया कॉपर सल्फाइड के साथ तो हमारा बन गया कॉपर सल्फेट के साथ तो बन गया हमारा जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। मतलब क्या किया, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब अगर इसका रिवर्स कर दे कि आपने कॉपर का रिएक्शन कराया और आपके पास जिंक सल्फेट था तो इस रिएक्शन में क्या होगा बच्चे, कॉपर और जिंक को जब हम कंपेयर करेंगे कॉपर जो है जिंक से कम रिएक्टिव है, मतलब वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सो देयर विल बी नो रिएक्शन। क्योंकि क्या रीजन है क्यों रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा कॉपर है वो जिंक से लेस इफेक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 25। नेम द ओर ऑफ मरकरी। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये 1 मार्क में या 2 मार्क में या 5 मार्क्स में एक पूछ लेंगे। ओर ऑफ मरकरी कौन सा होता है, हमने पढ़ा था सिनेबार होता है, जिसका होता है मरकरी हो गया हमारा Ag और साथ में S। ठीक है, सिनेबार होता है ओर ऑफ मरकरी। ठीक है, आगे है एंड स्टेट द फॉर्म इन विच इट इज फाउंड इन नेचर। किस फॉर्म में मिलता है वो, सल्फाइड की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद है राइट द केमिकल इक्वेशन अलोंग विद द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्करी फ्रॉम इट्स ओर। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ क्योंकि इसके बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑल्सो ये हम 3 मार्क क्वेश्चन में आ गए, 2 मार्क के कंप्लीट हो गए थे ना, ये लास्ट 2 मार्क का था। मैं वही कोई इतना 2 मार्क में इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे दे दिया, तो ये 3 मार्क में आएगा। अब देखो
आप जब भी 3 मार्क का क्वेश्चन, एक तो होता है कि आपको क्वेश्चन पार्ट्स में दे रखे, तब तो ऐसे फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखा, सेकंड का आंसर लिखा, थर्ड का आंसर लिखा। लेकिन जब आपको ऐसे पैराग्राफ में दे रखा होता है तो आंसर तब भी आप ऐसे नहीं कि पूरा उसको वहां पे इतना बड़ा सा पैराग्राफ बना के टीचर खुद छाटती रहे, जब भी ऐसे लाइंस में ब्रेक कर करके लिखोगे ना तो वो ईजी होगा चेक करना, ठीक है, और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे सबसे पहले था नेम द ओर ऑफ मरकरी, तो हमने दे दिया ओर ऑफ मरकरी इज सिनेबार, इट्स फॉर्मूला इज HGS and is called mercury sulfide। सो हमने यहाँ पे इतने पार्ट का आंसर दे दिया। ये देखो, नेम द ओर ऑफ मरकरी एंड स्टेट द फॉर्म इन विच इट इज फाउंड इन नेचर। सो यहाँ तक हमने इसका आंसर कर दिया, ठीक है, हमने बता दिया कि वो सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है, ओर ऑफ सल्फाइड होता है। राइट द केमिकल इक्वेशन अलॉन्ग विद द कंडीशन रिक्वायर्ड। अब हम आते हैं उसकी जो केमिकल इक्वेशन है। सो कंसंट्रेटेड मरकरी सल्फेट ओर इज रोस्टेड इन एयर टू फॉर्म मरकरी ऑक्साइड। अब देखो, क्योंकि वो ओर ऑफ सल्फाइड है तो जब भी सल्फाइड, यही अगर कार्बोनेट का होता तो हम कैल्सिनेशन करते, लेकिन ये सल्फाइड का हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, रोस्टिंग कर रहे हैं, मतलब उसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर। सो जब ये कार्यक्रम किया जाएगा तो क्या होगा बच्चे, मरकरी और सल्फाइड को हमने हीट किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, हमें क्या मिलेगा, मरकरी का ऑक्साइड मिलेगा। ये भी हमने उसमें सर्शन रीजनिंग में शायद किया था कि जब सल्फाइड ओर्स है अगर हमारे पास, तो अगर हम उसको हीट करें, रोस्टिंग करें, तो डायरेक्ट मेटल नहीं मिलता, उस मेटल का ऑक्साइड मिलता है। यहाँ पे भी यही हुआ कि आपको उस मेटल का ऑक्साइड मिला और साथ में हमारी जो SO2 गैस, जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, वो रिलीज हुई, ठीक है। अब उसके बाद इस ओर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, वो कैसे किया जाता है, फर्दर उसको हीट किया जाएगा। सो हमें हमारा मरकरी अलग हो जाएगा और O2 मतलब ऑक्सीजन हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे प्रोसेस को विद रिएक्शंस हमें इस तरीके से, पहले की जो क्वेश्चन था उसको एक लाइन में आंसर किया, फिर उन्होंने पूछा कि कैसे वो किया जाएगा, तो हमने बताया कि देखो पहले रोस्टिंग करी गई जिससे हमें सल्फाइड से उसका ऑक्साइड पे पहुंच गए, हम ऑक्साइड के बाद उसको फिर से हीट किया गया और ऑक्साइड से हम उसके डायरेक्ट मेटल तक पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद जो रिफाइनिंग वगैरह होती है वो अलग है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कंपेयर इन टैबुलर फॉर्म द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग मेटल विद कोल्ड एंड हॉट वाटर। सो देखो इन सब की हमें रिएक्टिविटी डिस्कस करनी है पानी के साथ, तो हम स्टार्ट करें अगर सोडियम की, तो सोडियम हमें पता है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और जो उसका रिएक्शन होता है वो बहुत ज्यादा वॉयलेंट रिएक्शन होता है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हमारा कैसा है, एक तो पानी पे फ्लोट करता है और वो भी नॉर्मल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। जब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम की क्या खासियत है कि वो हमारा हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है एंड देन वो फ्लोट करने लगता है, ठीक है। अब इसको कैसे तमीज से पूरा लिखेंगे, जैसे टेबुलर फॉर्म बोला तो आपने एक टेबल बना दिया, यहाँ पे स्टार्ट किया पहले सोडियम का, द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद कोल्ड वाटर इज वेरी वॉयलेंट, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद हॉट वाटर इन द सेम वे, तो आपने ये पूरा लिख दिया। फिर जब हम जाएंगे कैल्शियम के पास, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद कोल्ड वाटर इज लेस वॉयलेंट। देखो अगर हम इससे कंपेयर कर रहे हैं सो कंपैरिजन में कम वॉयलेंट होता है एंड इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग, क्योंकि बबल्स बन जाते हैं हाइड्रोजन के हमारे पास। सो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल एंड ऑल्सो इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद हॉट वाटर एज, सो वो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट कर देगा, लेकिन जब हम रिएक्शन करते हैं तो यूजुअली हम कोल्ड वाटर के साथ ही कराते हैं। देन मैग्नीशियम पे आ जाए तो मैग्नीशियम हमारा कोल्ड वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, वो सीधा हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है एंड ऑल्सो ये भी फ्लोट करने लगता है अगेन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस बबल्स, ठीक है। सो इस तरीके से आंसर करना है। अगेन ये पीपीटी पूरी जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। अभी के लिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। सो क्वेश्चन नंबर 27 सेज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, जिसमें अब ये जो 3 मार्क का क्वेश्चन है 3 पार्ट्स में आ गया, तो सिंपल समझ के चलना है भाई, हर पार्ट आपका 1-1 मार्क्स का हो गया। अंटिल एंड जैसे अगर 4 पार्ट्स आ गए तो फिर ऐसे हो जाएगा हाफ मार्क्स है या कोई पार्ट बड़ा हुआ, मतलब ये इजी हो जाता है कि आपको पूरा ऐसे पैराग्राफ में आंसर नहीं करना, पॉइंट्स में आंसर करोगे, पूरे नंबर लोगे। तो पहला हमें पूछा है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड हमारे जब रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, क्योंकि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडाइज कर देता है, इसलिए हमें क्या मिलता है, हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिलते हैं और पानी मिलता है, ठीक है। इसमें भी जो हमारे एक्सेप्शंस है वो होता है कि वो मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है। नेक्स्ट है बच्चे, बट इसमें यहाँ पे वो लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, जिंक ऑक्साइड इज कंसिडर एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्यों हैं, क्योंकि आपको पता चल रहा है, देखो यहाँ पे भी मैंने
जो रिपीट क्वेश्चंस हो रहे हैं ना वो तो लिए हैं, इसमें भी आप देखो कैसे टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। तो क्यों होते हैं बच्चे, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल हमारी मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली मूव कर पाते हैं। सिंपल। चलो बाकी आंसर कैसे लिख रहे हैं, सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। लिस्ट 3 डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बिटवीन द प्रोसेस ऑफ गैल्विनेशन एंड एलॉइंग। सो एक प्रोसेस हो गया हमारा गैल्विनेशन, जिंक, जिसमें हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। एक होता है एलॉय, इसमें क्या होता है, ये दो, जैसे हमने कोई वो बनाया, जैसे अगर हम आयरन की भी बात करें तो उसमें हम कहते हैं आयरन प्लस उसमें थोड़ा सा कॉपर होता है, या हम कोई और दो मेटल्स मिला के उसके एलॉय बनाते हैं। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है, पहली बात तो ये कि ये तो एक कोटिंग है एक तरह से, इसमें जो उसकी एक्चुअल, जैसे आयरन के ऊपर आपने कर दी जिंक की कोटिंग तो ठीक है, वो ऐसा नहीं कि वो आयरन रस्ट नहीं होगा, आयरन अभी भी रस्ट होगा, लेकिन क्योंकि कोटिंग है तो वो लॉन्ग लास्टिंग बन गया हमारा। लेकिन जब हम एलॉय बनाते हैं तो हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज कर दी, ठीक है। सो अब कैसे डिफरेंशिएट करोगे, सबसे पहले तो पूरा आपको डिफाइन करोगे। इट इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद द थिन लेयर ऑफ जिंक। तो पहला डेफिनेशन हो गया। यहाँ पे इट इज द मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, we can get the desired properties by this method. Iron is mixed with nickel and chromium, we get stainless steel where, ये एग्जांपल ठीक है, नहीं भी लिखना होगा मत लिखना, इतना इतना एक पार्ट में कर दोगे चलेगा कि डेफिनेशन दे दी, ठीक है। उसके बाद है इट डज नॉट मॉडिफाई द प्रॉपर्टी। देखो मैंने बताया ना, आयरन तो आयरन ही रहेगा, उसके ऊपर आपने कोटिंग कर ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आयरन पे जंग नहीं लगेगा, आपने आयरन की प्रॉपर्टीज को नहीं चढ़ा, लेकिन यहाँ पे ये मॉडिफाई कर देता है और चेंज कर देता है उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। लास्ट, ऑन रिमूविंग द कोटिंग रस्टिंग टेक्स प्लेस। अगर आप उस कोटिंग को रिमूव कर दोगे फिर से आयरन एक्सपोज होगा जब, तो वो अपने आप रस्टिंग का प्रोसेस उसमें आगे जाके हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एलॉय विल नॉट रस्ट, यहाँ जैसे स्टेनलेस स्टील बन गया अब, तो वो रस्टिंग नहीं होगी उसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सो क्वेश्चन नंबर 29 सेज व्हाई डज कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर। सो कैल्शियम हमारा फ्लोट करने लग जाता है, क्यों? क्योंकि जब कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ और जो हाइड्रोजन गैस बनती है उसकी जो बबल्स है वो आके मेटल पे स्टिक कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लोट करने लग जाता है। सो कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक्स टू द सर्फेस ऑफ मेटल। उसके बाद क्या बोला, अब देखो यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स में आंसर दिया, खटाक खटाक खटाक, ऐसा नहीं कि पूरा पेज भर के लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसी का ही आगे पार्ट क्या पूछा, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बैलेंस इक्वेशन होगी बच्चे, कैल्शियम का रिएक्शन करके दिखाएंगे हम वाटर के साथ। तो कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये आ गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कौन सी गैस रिलीज होती है, अभी हमने बात करी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा है नेम 2 मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब कौन से ऐसे 2 मेटल्स हैं जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, हमारा सिल्वर हो सकता है और गोल्ड हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर एंड स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स ऑफ, आई डोंट थिंक ये रिक्वायर्ड था लिखना, रुक जाओ ये कुछ गड़बड़ है, मैं एडिट कर दूंगी उसमें भी। मैग्नीशियम के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन हमसे यहाँ मैग्नीशियम का नहीं पूछा तो हम ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर मैग्नीशियम का कभी कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम का पूछ ले तो बस आंसर सेम ही रहेगा। इसमें ये वाला ने मिस हो गया, 2 मेटल्स कौन से हैं, सिल्वर, अरे ये कैसा सिल्वर लिखा है मैंने, अरे भाई लो, सिल्वर गोल्ड, ठीक है, पूरा लिख देना, मैं लिख देती हूँ सिल्वर, नहीं तो कहोगे मैम सिल्वर की स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है। सिल्वर और गोल्ड ऐसे हैं जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। When 2 compounds namely, अभी भी 3 मार्क की क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है बेटा। So when 2 compounds namely सोडियम क्लोराइड मतलब हमारा NaCl जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है एंड कैल्शियम क्लोराइड are heated directly one by one on the flame of the burner, they impart different colors। ऐसा क्यों होता है, क्यों उनके दोनों के पता नहीं क्या बोलती जाती है फिर से। So question 30 says 3 मार्क का क्वेश्चन है अगेन, when 2 compounds namely सोडियम क्लोराइड जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है and कैल्शियम क्लोराइड are heated directly one by one on the flame of a burner, they impart different colors, name the color imparted by सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को मतलब ये तो कॉमन सॉल्ट है, चला के देख लेना भाई कौन सा कलर निकलता है, येलो कलर निकलता है। और वहीं अगर हम कैल्शियम क्लोराइड को करेंगे तो एक रेडिश सा कोई कलर निकलता है ना। सो येलो हो गया जब हम सोडियम क्लोराइड को करें और कैल्शियम वाले में
रेड ऑरेंज सा कलर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसमें पूछा है आर दीज कंपाउंड सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज केरोसिन और पेट्रोल। यहाँ पे ना एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं पोलर और नॉन पोलर, मतलब कि कोई सब्सटेंसेस है जो पानी में तो सॉल्वेंट होते हैं लेकिन बाकी चीजों में नहीं है। यहाँ पे सेम केस होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, उसको आप जैसे एक सिंपल सा गिलास में डालो, पानी में मिलाओगे तो वो मिक्स हो जाएगा, तो हम दिमाग लगाएंगे यार नमक जब पानी में मिक्स हो जाता है तो बाकी इनमें भी हो ही जाएगा केरोसिन वगैरह में, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इन दोनों की बात करेंगे, ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड्स है, दे आर जनरली इनसॉल्यूबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज केरोसिन पेट्रोल। ये हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। अगर यही बात अगर हम पानी में करेंगे तो वो पानी में मिक्स हो जाएंगे, लेकिन इन चीजों में नहीं मिक्स होते, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि दिमाग में ना ऐसे चलता है कि नमक को पानी में मिक्स करते हो केरोसिन में भी हो जाएगा, केरोसिन भी क्योंकि लिक्विड है, ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में, ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 अगेन 3 मार्क का है। राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम, उसका एटॉमिक नंबर 20 एंड ऑक्सीजन उसका एटॉमिक नंबर 8। जरूरी नहीं है एग्जाम में दे रखे हो तो आपको एटॉमिक नंबर याद भी होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो जैसे अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कितने हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 20, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स को जरा डिस्ट्रीब्यूट करो, 2 सेकेंड शेल में 8 जाएगा, 8 to 10 हुए, अभी फिर से अगले शेल में एक 8 चले जाएंगे। उसके बाद कितने बचे, 8 8 16 17 18 18 हो गए, 2 बचे, तो लास्ट शेल में कितने जाएंगे, 2 बचे। तो ये हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। और डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे बनेगा, ये हमारा कैल्शियम हो गया, पहला सर्कल लिया, 2 ही लगा सकते हैं, दूसरा सर्कल लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एक और सर्कल आएगा, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे फैला के लगा देना यार। फिर एक और सर्कल आएगा और उसमें 2 बचेंगे, ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये कैल्शियम है और ये हमने 2 डॉट्स लगा दी, ठीक है, डन। नेक्स्ट देखो और किसका बोला है, एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन की बात हुई है, तो अगर एटॉमिक नंबर 8 है सो 2 और दूसरे के लिए कितना बचा 6, मतलब ये हमने स्टार्ट किया, पहले शेल में कितने लगेंगे, 2 ही लगेंगे, और दूसरे शेल में हमारे 1 2 3 4 5 6 बनेंगे। अब अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको 2 चाहिए, सो वो कह रहा है जब अभी हम ट्रांसफर करेंगे तब देख लेंगे, अभी इसके में क्या करेंगे, 6 है आउटर में, सो 1 2 3 4 5 6 लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर हमें कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है तो कैसे करेंगे बच्चे, कैल्शियम अभी हमने देखा डॉट स्ट्रक्चर में, यहाँ पे हमारे पास 2 हैं इसके पास, और ऑक्सीजन के पास कितने हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6, सिंपल, ये अपना यहाँ पे देगा, इधर आ गया, ये अपना यहाँ पे देगा, इधर आ गया, तो इसके पास इसने अपने दे दिए, ठीक है, और इसके पास ये कंप्लीट हो गया। अब इसके अगर आयंस की बात करें तो कैल्शियम में कितने दिए बच्चे, 2 दिए, अब इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, मतलब नेगेटिव चीज दे दी तो वो पॉजिटिव हो जाता है। हमें क्या लगता है इलेक्ट्रॉन्स गए तो 2 माइनस होगा, नहीं, उसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो ऐसे समझो एक नेगेटिव चीज थी जो उसने दे दी तो भैया पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली ऑक्सीजन ने क्या किया, यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो नेगेटिव चीज ली गई है तो 2 माइनस, तो ये हो गए इनके आयंस अगर बोलेंगे तो। हाँ, नेक्स्ट पार्ट में यही पूछा है, नेम द आयन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, तो कौन से आयन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड आर कैल्शियम आयंस एंड ऑक्साइड आयंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट लास्ट पार्ट देख लेते हैं, ये हो गया BC हो गया। देन वी हैव लिस्ट 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड बना है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, इसके क्या है, ये सॉलिड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉल्यूबल होता है पानी में, एंड इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अपनी मोल्टन स्टेट, मतलब वो मेल्टिंग वाली स्टेट में, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, और यहाँ से हमारे केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता है नए पैटर्न के हिसाब से एग्जाम में आएंगे। तो कैसे करना है, 4 मार्क्स की क्वेश्चन है, एक समझ लो जैसे अभी हम करके आए थे, पूरा पैराग्राफ पढ़ के हमने 4 क्वेश्चन के आंसर दिए थे, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। अब हमारे पास क्या दे रखा है, द मेटल्स प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन
processes are not very pure, they contain impurities which must be removed to obtain pure metal. So हमें पता है जब पूरी हम रिफाइनिंग वगैरह का प्रोसेस कर भी लेते हैं, मतलब जो क्या बोलते हैं एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस कर भी लेते हैं, उसके बाद भी जो मेटल मिलता है वो बिल्कुल प्योर मेटल नहीं होता, उसकी हमें रिफाइनिंग करनी पड़ती है. सो द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम उसको रिफाइन करते हैं. अब इन्होंने पूछा है what is the cathode and anode made of in the refining of copper by this process. So जब हम कॉपर की रिफाइनिंग करते हैं तो पूरा सेटअप याद है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होता है, एक बीकर लेते हैं हम जिसमें हम यहाँ पे एक सॉल्यूशन रखते हैं और कौन सा सॉल्यूशन होता है वो कॉपर सल्फेट का, ठीक है, वो डाला. फिर एक लिया हमने एनोड, एक लिया हमने कैथोड. एनोड होता है हमारा पॉजिटिव, कैथोड होता है हमारा नेगेटिव वाला. अब ये जो एनोड है इस पे हम क्या करते हैं, एक प्योर स्ट्रिप लगा देते. जैसे कॉपर की यहाँ पे रिफाइनिंग हुई है तो कॉपर की एक प्योर स्ट्रिप लगा दी हमने, प्योर कॉपर की, ठीक है. और यहाँ पे जो माइनस वाली साइड है, कैथोड वाली साइड है, इस पे हम वो वाला इम्प्योर वाला लगा रहे हैं जिसकी हमें रिफाइनिंग करनी है, वो लगा दिया हमने. अब जैसे ही आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी स्टार्ट करोगे तो क्या होता है बच्चे, ये जो हमारा ये जो पॉजिटिव पे प्योर वाला है ना, ये एक तो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है, एंड ये जो कैथोड है इसमें से जो हमारे पास प्योर वाला है वो आके इस पे चिपकने लग जाता है. तो यहाँ से वो प्योर वाला एक्सट्रैक्ट होके एनोड के स्ट्रिप पे आ रहा है, एंड बाकी ये फिर ये नीचे जो इम्प्योर चीजें हैं या तो वो यहाँ पे एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाती है जिसको हम एनोड स्मग भी बोलते हैं, या फिर क्या होगा कि यहाँ पे ये जो सॉल्यूबल वाला होगा वो इस सॉल्यूशन में मिल जाएगा, बट हमारा जो प्योर वाला है वो आके चिपक जाएगा ये एनोड वाली स्ट्रिप पे. ठीक है, समझ में आ गया. तो पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया. आप क्वेश्चन बताते, क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज दी कैथोड एंड एनोड मेड ऑफ. सो हमारा जो कैथोड नेगेटिव साइड है ये इम्प्योर कॉपर लगाते हैं इस पे, जो हमारा एनोड है पॉजिटिव साइड है इस पे हम प्योर कॉपर की स्ट्रिप लगाते हैं. ठीक है, हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट है नेम द सॉल्यूशन यूज्ड इन द अबव प्रोसेस एंड राइट इट्स फॉर्मूला. सो कौन सा सॉल्यूशन यूज होता है, कॉपर सल्फेट, और फॉर्मूला क्या होगा, कॉपर SO4. ठीक है, ये हो गया हमारा कॉपर सल्फेट. नेक्स्ट पूछा है बच्चे हमसे थर्ड के, देखो अब इसको ना कैसे करते हैं, जैसे थर्ड पार्ट दिया आपको, या तो आप यहाँ पे इसको आंसर कर दो कि हाउ कॉपर गेट्स रिफाइंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू दिस, तो उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो भी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के हिसाब से समझाया, या आपको ये इजी लग रहा है तो आप ये पार्ट छोड़ के ये कर लो, तो वो ऑप्शन होता है आपके पास. तो ये वाला तो मैंने आपको बता दिया क्या पूरा प्रोसेस होता है, उसी को आपने लिखना पड़ेगा कि एक प्योर स्ट्रिप लगाई, एक वो लगाई, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो वहां से वो एनोड पे आके प्योर वाला चिपक गया और बाकी नीचे सारी इंप्योरिटीज कलेक्ट हो गई या वो बन गया. ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकेंड वाला पार्ट देखें तो यू हैव टू बीकर्स A एंड B कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दोनों में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है. What would you observe after about 2 hours if you dip a strip of zinc in beaker 1? So beaker A में, वन नहीं, beaker A में zinc डाला है and a strip of सिल्वर इन बीकर बी. सो बी में उन्होंने सिल्वर का स्ट्रिप डाला है. सो गिव रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशन इन ईच केस. अब देखो जब हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो हम यहाँ पे जिंक और ये जब रिएक्ट करेंगे, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बना देगा. तो फर्स्ट बीकर में ये चेंज दिखेगा. सेकेंड बीकर की तरफ जब जाएंगे तो यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर और कॉपर पे कंपैरिजन करें तो सिल्वर हमारा कॉपर से कम रिएक्टिव है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है. ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फिर से केस स्टडी का क्वेश्चन है. चाहिए यहाँ पे आंसर्स हैं, आपको आंसर कैसे करना है पता चल जाएगा. अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 33. सो इसको रीड कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा. हाँ जी, तो पहले उन्होंने क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी मेटल्स आर ग्रुप्ड into 3 categories, metals of low reactivity, metal of medium reactivity and metal of high reactivity. ठीक है भाई, आगे बोल रहे हैं therefore metals are extracted in pure form from their ores on the basis of their chemical properties. Metal of high reactivity are extracted from their ores by electrolysis of the molten ore. Metals of low reactivity are extracted from their sulfide ores which are converted into their oxide. The oxides of these metals are reduced to metal by simple heating. तो पूरा इन्होंने एक्सप्लेनेशन खुद ही दे दिया. अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेम द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन यूज्ड फॉर अ मेटल दैट गिव वाइगरस रिएक्शन विद एयर एंड वाटर बोथ. अब कौन से है जो बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं एयर और वाटर के साथ, जो हमारे मेटल्स
हाई रिएक्टिविटी में होते हैं। जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्ट, जैसे हमारा पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब हाई और मतलब इनके अगर रिएक्टिविटी सीरीज में देखो बिल्कुल टॉप पे बैठे हुए हैं ये। तो अभी इन्होंने पैराग्राफ में ही बताया कि जो हाई रिएक्टिविटी वाले होते हैं उनका क्या होता है, रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो ये आंसर हो जाएगा रिडक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्या हो गया भाई, नेक्स्ट बी पार्ट पूछा है, कार्बन कैन नॉट बी यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। अब अगर आपके पास एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, आप उसका कार्बन के साथ अगर रिएक्शन कराते हो, तो एक बात बताओ, कार्बन और एल्यूमिनियम में से कार्बन लेस रिएक्टिव है ना, एल्यूमिनियम हमारा ज्यादा रिएक्टिव है। तो जब एल्यूमिनियम हमारा ज्यादा रिएक्टिव है तो मतलब वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से एल्यूमिनियम को अलग नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम कार्बन यूज नहीं करते। ठीक है। थर्ड पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन गिविंग केमिकल इक्वेशन फॉर ईच। सो रोस्टिंग हमारा होता है बेटा जब हमारे पास जो वो होते हैं सल्फाइड फॉर्म में होते हैं और तो हम रोस्टिंग करते हैं, मतलब उनको हीट किया जाता है जिससे हम उनके कहाँ तक पहुंचते हैं, उस मेटल के ऑक्साइड तक पहुंचते हैं। बट ये जो रोस्टिंग का प्रोसेस होता है इसमें हम क्या करते हैं, एयर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। दूसरे हमारे होते हैं कार्बोनेट फॉर्म में जो और होते हैं उसमें अगेन करा हीटिंग ही जाता है लेकिन विदाउट एयर। तो इन एब्सेंस ऑफ एयर जब हीटिंग करा जाता है तो उसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। और रोस्टिंग हमारा यूज होता है जब सल्फाइड ओर्स होते हैं, कैल्सिनेशन हमारा यूज होता है जब हमारे पास कार्बोनेट ओर्स होते हैं। और अगर इनके हम रिएक्शंस की बात करें, मतलब केमिकल इक्वेशंस लिखने, तो इस तरीके से लिखेंगे हम। जैसे जब हम कैल्सिनेशन की बात करें तो इधर हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम का कार्बोनेट है, तो उसको हीट करेंगे, मिलेगा क्या, कार्बन ऑक्साइड, और क्योंकि ये कार्बोनेट है सो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। इसी तरीके से अगर हम सल्फाइड की बात करें तो जिंक सल्फाइड था हमारे पास, उसको हमने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, क्योंकि ये रोस्टिंग है, तो हमें जिंक ऑक्साइड मिला और सल्फर डाइऑक्साइड मिला। ठीक है। लास्ट इसका पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट है, अगेन ये और में है, मतलब इन दोनों में से कोई भी आंसर कर दे, तो सारे मत आंसर करा देना, फालतू टाइम नहीं वेस्ट करके आना। सो डिस्क्राइब ब्रीफली द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग मर्करी फ्रॉम सिनेबार। अभी पढ़ के आए थे ये क्वेश्चन हम। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। सो इसका आंसर आपको पहले ही मिल जाएगा, पूरा एक 3 मार्क का क्वेश्चन था। सो सिनेबार हमारा क्या होता है, मर्करी का सल्फाइड होता है, जिसमें हमने पढ़ा था क्या होता है, HGS। ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, मतलब उसकी बेसिकली क्योंकि सल्फाइड और है तो उसकी रोस्टिंग करी जाती है। और रोस्टिंग कैसे करी जाती है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, क्योंकि सल्फाइड वाला था, रोस्टिंग हो रही है तो प्रेजेंस ऑफ एयर में रिएक्शन कराया जाता है। उससे हमें क्या मिलता है, क्या हमें मेटल मिल जाता है बेटा, नहीं मेटल नहीं मिलता, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ऑक्साइड, हमें मरकरी का ऑक्साइड मिल जाता है। एंड देन उसको फर्दर हीट करके हमें मरकरी मिल जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये पूरा प्रोसेस आप वहां से एज इट इज छाप देना। ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखो, इसको कर लेते हैं जूम। एंड नाउ लेट्स सी 3 मेटल सैंपल्स कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है एंड आयरन है, were taken and rubbed with sandpaper. These samples were then put separately in test tubes containing hydrochloric acid, dilute hydrochloric acid डाल के मतलब dilute hydrochloric acid था और उसमें ये samples रखे गए हैं। एंड आगे बोला है thermometers were also suspended in each test tube so that their bulbs dipped in the acid. तो थर्मामीटर को भी साथ में डिप करें ताकि टेम्परेचर नोट कर सके। द अबव एक्टिविटी वाज रिपीटेड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड द ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड। सो यहाँ पे HCl के बाद नाइट्रिक एसिड के साथ भी किया गया। तो अब हमें बताना ये है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला है, व्हेन एक्टिविटी वाज डन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन इन विच वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब वाज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स द फास्टेस्ट एंड द थर्मामीटर शोड द हाईएस्ट टेम्परेचर। सो अगर हम इसमें देखें सो किस में सबसे ज्यादा होगा, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, मैग्नीशियम है जो हमारा सबसे ज्यादा, अरे भाई बहुत डार्क हो गए, तो जो मैग्नीशियम है बच्चे जो हमारा सबसे ज्यादा डार्क है, सो मैग्नीशियम होगा जिसमें हमारा एक तो सबसे ज्यादा बबल्स बने होंगे और हाईएस्ट टेम्परेचर। देखो सिंपल सी बात है, रिएक्शन हो रहा है, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव है उतने ही ज्यादा वो हाइड्रोजन बबल्स बनाएगा और उतना ही वो एक्सोथर्मिक होगा, मतलब उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी तो उतना ही टेम्परेचर ज्यादा आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ना, अच्छा अब यहाँ पे इसको थोड़ा अपने इस पार्ट को ध्यान से समझना, थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने वाला है। अब ये क्वेश्चन तो देखो पिछले साल का ही है, तो करेक्शन उस टाइम पे हुई थी या नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूछा है विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव रीजन। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इन्हीं में से पूछना चाहिए इनको कि इनमें से कौन सा है जो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये तीनों ही ऐसे जो HCl के साथ रिएक्ट करेंगे। कौन से HCl के साथ नहीं करेंगे, जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे हैं, जैसे
वो हो गया हमारा कॉपर हो गया, हाइड्रोजन के बिल्कुल नीचे है वो रिएक्ट नहीं करेगा। सो यहाँ पे ये कि इन तीनों में से देखा जाए तो कोई भी ऐसे नहीं, लेकिन कॉपर हमारा ऐसा मेटल है या जो भी उसके नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में लेने सिल्वर गोल्ड वगैरह ये सब हैं जो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। आगे देखो सी पार्ट है हमारा, वाई इज हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद कहाँ गया नाइट्रिक एसिड, नेम द अल्टीमेट प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस रिएक्शन। तो ये पहले भी हमने डिस्कस किया है, जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं रिएक्शन तो नाइट्रिक एसिड में हमारा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता। क्यों प्रोड्यूस नहीं होता? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या करता है, खुद को वहां पे पूरा रिड्यूस कर देता है और वो वाटर फॉर्म कर देता है हाइड्रोजन गैस की जगह। और जो अल्टीमेट प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं वो कौन से होते हैं? एक तो हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिल जाते हैं और साथ में हमें पानी मिलता है। सो ये हो गए उसके अल्टीमेट प्रोडक्ट्स। लास्ट पूछा है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ विच रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज डिसाइडेड। यू हैव टू मेटल्स एक्स एंड वाई, हाउ वुड यू डिसाइड विच इज मोर रिएक्टिव देन द अदर। सो रिएक्टिविटी सीरीज कैसे पता चलती है? हम बार बार रिएक्टिविटी सीरीज यूज करते हैं कहाँ? डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए कि अगर x और y आपके पास दो मेटल्स है, अगर आपने x का सॉल्यूशन दिया उसमें y आपने डिप किया, अब वो x को डिस्प्लेस कर पा रहा है या नहीं। अगर वो डिस्प्लेस कर पा रहा है मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव है, अगर डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा तो वो कम रिएक्टिव है। ठीक है, सो दैट मीन्स हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हेल्प से रिएक्टिविटी सीरीज को जज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो इसी बात पे चल लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 35 और यहां से हमारे अब बाकी के सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले क्वेश्चन 35 says 2 ores x and y were taken on heating these ores it was observed that ore x gives carbon dioxide gas। so ore x को जब हीट किया गया तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी मतलब वो क्या था? एक कार्बोनेट था, मेटल कार्बोनेट था। बी पार्ट में बोला है और y gives सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बेटा कब देगा? जब वो जो हमारा मेटल का सल्फाइड होगा। ठीक है, so write steps to convert these ores into metals giving chemical equations of the reactions that take place। तो मैं पहले आपको ओरली सारा समझाती हूँ फिर कैसे लिखना है वो बताती हूँ। देखो और x की अगर हम बात करें तो सिंस उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी है तो मतलब वो क्या होगा? मेटल का कार्बोनेट होगा, मेटल कार्बोनेट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगर वो मेटल कार्बोनेट है मतलब हमें कैल्सिनेशन करना पड़ेगा, मतलब उसको हीट करेंगे हम बट विदाउट दी प्रेजेंस ऑफ एयर। सो कैल्सिनेशन का प्रोसेस हो गया। जब हम उसको हीट करेंगे बच्चे तो हमें क्या मिलेगा? उसका मेटल को ऑक्साइड मिल जाएगा। मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा तो हम उसका रिएक्शन कार्बन के साथ कराएंगे प्रोवाइडेड कि वो हाई रिएक्टिविटी में हो। तो कार्बन के साथ उसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें मेटल और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग मिल जाएगा। अब लिखेंगे कैसे? और एक्स हमारा CO2 गैस दे रहा है मतलब वो मेटल कार्बोनेट है, जो भी मैंने बोला। फिर बताओगे कैल्सिनेशन होगा उसमें क्या होता है वो। सो जब हमने इसको हमारा जो कार्बोनेट था M, ये मत ढूंढने लग जाने कि M कौन सा मेटल है, मेटल के लिए लिखा गया है M। सो मेटल कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो हमें मेटल का ऑक्साइड मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। देन अब हमें क्या करना है? मेटल ऑक्साइड से हमें मेटल चाहिए तो हम इसका रिडक्शन करेंगे कार्बन के साथ। सो जब इस मेटल ऑक्साइड का हम कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अगेन हमें मेटल अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी तो हमें मेटल मिल जाएगा। और सेम यही चीज और Y के साथ हो गई, बट क्योंकि ये वो सल्फाइड था तो यहाँ पे कैल्सिनेशन की जगह रोस्टिंग होगी। रोस्टिंग कैसे होती है? इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो पहले हम बताएंगे क्योंकि इसने सल्फर डाइऑक्साइड गैस दी थी मतलब वो मेटल सल्फाइड है एंड वहां पे हम रोस्टिंग करते हैं। सो यहाँ पे मेटल सल्फाइड की अगर हमने उसको हीट प्रोवाइड करी विद एयर सो मेटल ऑक्साइड अलग हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गया। फिर तो अगेन रिडक्शन करने के लिए केमिकल के साथ रिएक्शन कराया और हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी और हमारा मेटल आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। सो क्वेश्चन नंबर 36 में ए पार्ट है, ए के 3 पार्ट है, फिर ये बी पार्ट है। तो ए है हमारा राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड विच मेक इट द मोस्ट सूटेबल मेटल सो फॉर ऑर्नामेंट्स। तो भैया डक्टाइल होता है, मेलिएबल है, लस्ट्रस होता है, ऑल्सो वो कोरोजन से भी बचा रहता है। ठीक है, तो कोई भी 2 लिख देना। नेक्स्ट है नेम 2 मेटल्स विच आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट के सबसे अच्छे कंडक्टर्स कौन से हैं? सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड हमारे पास नेम 2 मेटल्स विच मेल्ट व्हेन यू कीप देम ऑन योर पाम। ऐसे मेटल्स जब हम उनको हाथ में रखते हैं तो वो मेल्ट हो जाते हैं। इसमें हमने 2 पढ़े थे, एक था हमारा गैलियम और एक सीजियम। सो आर द मेटल्स दैट मेल्ट व्हेन वी केप्ट ऑन देम ऑन आवर पाम। ठीक है, अब ये 3 पार्ट्स हो गए। अब इस पे आ जाओ बी। अब जैसे इसका स्प्लिट कैसे होगा? 5 मार्क्स का है, ये एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन हो गए और ये हमारा हो गया
एक 2 नंबर का ये क्वेश्चन। सो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स कैल्शियम ऑक्साइड विद इलेक्ट्रॉन। ये भी हमने किया था ना, इलेक्ट्रॉन डॉट सर्च है, कोई बात नहीं, फटाफट से बता देती हूँ मैं। देखो कैल्शियम की अगर हम बात करें बच्चे, तो कैल्शियम हमारा 20 एटॉमिक नंबर होता है, मतलब 2882, ठीक है ना, 20 हाँ 20 होते हैं ना। और ऑक्सीजन की बात करें तो 26, ठीक है। तो अब इसके पास कितने हैं, लास्ट इसके पास 2 हैं इलेक्ट्रॉन्स जो इसको शेयर करने देने हैं, अपने शेयर नहीं करने, ट्रांसफर करने हैं। और ऑक्सीजन की बात करें, इसके पास 6 हैं, इसको 2 चाहिए, तो ये 6 आ गया। अब ये ट्रांसफर किया यहाँ पे आ गया, ये ट्रांसफर किया यहाँ पे आ गया। सो हमने क्या देखा कि जो कैल्शियम है हमारा, इस कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर दिए, और ये हमारा बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये यहाँ पे बोला था करने के लिए, वो हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बाकी ये सब आपको करा हुआ ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या करेगी बच्चे, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेगी। सो यहाँ पे बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में वाटर। अब इसको हमें बैलेंस भी करते हुए चलना। तो देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, इधर एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ 2 लगा देते हैं। आगे बढ़े तो यहाँ पे O3 है, इधर OA है, इधर भी 3 लगा दो। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 1 है, इधर 3 2 6, तो यहाँ 6 लगा दो। Cl यहाँ पे 6 हो गया, 3 2 6, यहाँ पे भी 6 है, बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास हमारा पोटेशियम ऑक्साइड अगर पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सिंपल है ये तो। सो KOH आ जाएगा हमारे पास। एंड अगर इसकी बैलेंसिंग करें, इधर K2 है तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, O यहाँ 2 है, H यहाँ 2 है, तो ये बैलेंस हो गया बस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा आयरन रिएक्ट करेगा पानी के साथ। आयरन जब पानी के साथ रिएक्ट करता है वो आयरन ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस, तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा। Fe2O3 ये यहाँ पे वो रहता है 4 वाला और 3 वाला, तो हम यहाँ पे नॉर्मल करेंगे, Fe2O3 ले लेंगे प्लस और साथ में हाइड्रोजन गैस हो गई हमारी। अब इसको बैलेंस करते हैं। सो बैलेंस करने के देखो, आयरन इधर 2 है, इधर भी 2 करना पड़ेगा, इधर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, 3 2 6। सो यहाँ पे भी हमें 4 लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा, 3 2 6 हो जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमसे पूछा है एन एलिमेंट X डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फाइड। अब कोई एलिमेंट X आया है जो कि आयरन सल्फाइड में से आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है। अब अगर वो आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है तो आयरन से ऊपर कौन कौन से हैं, वो हो सकता है पोटेशियम हो सकता है सोडियम हो सकता है कैल्शियम हो सकता है मैग्नीशियम हो। ये 4 ग्रुप हो गया जो हमारे थोड़े हाई वाले रिएक्टिविटी वाले रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एल्यूमिनियम भी हो सकता है क्योंकि वो भी हमारा आयरन से ऊपर है, जिंक भी हो सकता है, ये दोनों में इनमें से कुछ होगा X क्योंकि उसने आयरन को डिस्प्लेस किया है। अब आगे क्या बोला है, लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन इफ द एलिमेंट X इज ट्रीटेड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब अगर इनमें से कोई भी, अगर हम कहते हैं कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सिंपल सी बात है यार, कॉपर सल्फेट के साथ ये सारे कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेंगे, कॉपर को ये क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। सिमिलरली अगर जिंक सल्फेट के साथ कराते तो देखो इनमें से कोई भी अगर होता है और जिंक सल्फेट के साथ कराओगे तो वो जिंक को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। बट अगर ये जो X है हमारा ये जिंक ही है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है भैया X जिंक हो, हमें तो नहीं पता इसमें से क्या है। सो अगर वो जिंक होगा तो देयर विल बी नो रिएक्शन, अदर देन दैट इन सब में से कोई भी होगा तो वो डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है बच्चे। आगे देखो, लास्ट किससे बोला है, सिल्वर नाइट्रेट से। अगेन सेम चीज, ये सारे ही सिल्वर से ऊपर है तो वो सभी सिल्वर को डिस्प्लेस कर देंगे। अब हमें क्या बोला है, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन अरेंज X, Z and Cu and Ag इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सबसे ज्यादा, सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है इसमें से, सिल्वर है। अब सिल्वर से ज्यादा कौन सा होगा हमारा, कॉपर होगा, ठीक है, उससे ज्यादा। अब हमें नहीं पता ये X जो है, जिंक तो होगा ही, अब हो सकता है ये X या तो इनमें से कोई हुआ तो भैया X ऊपर है इनमें, लेकिन अगर ये जिंक हुआ तो हो सकता है या तो ये X जो है जिंक से ज्यादा रिएक्टिव हो या हो सकता है जिंक ही हो। तो ये होगी इसकी करेक्ट जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाकी सभी आंसर्स आपको यहाँ पे इस तरीके से
मिल जाएंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 पे। बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन मैग्नीशियम क्लोराइड एंड आइडेंटिफाई द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, गिव रीजन। अच्छा, ये दूसरा पार्ट हो गया, हमें अभी पहले इतने पार्ट का करना है। तो जब हम बात करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड की, मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे जैसे हमारे पास उन्होंने कुछ नहीं दिया इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैग्नीशियम हमारा होता है, इसका होता है 12। सो इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पहले में 2 आए, फिर 8 और बचे हुए 2 बाकी में आ गए। जब हम क्लोराइड की बात करेंगे तो इसमें 17 होते हैं, तो मतलब 2 आया, 8 आया एंड 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, अब ये जो हमारा मैग्नीशियम है इसके पास कितने हैं बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो वो ट्रांसफर करना चाहते हैं। लास्ट में 2 आए क्योंकि उसके पास, इसकी बात करेंगे जैसे ये आया क्लोरीन, तो 1 2 3 4 5 6 7 इसके पास ऑलरेडी है, तो 7 ऑलरेडी है। सो एक यहां से ले लेगा। ठीक है, अब इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके पास अभी भी एक बचा हुआ है, तो एक और क्लोरीन आएगा। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 7 है, ये अब एक इससे ले लेगा। सो यहाँ पे क्या हुआ, इसको 2 क्लोरीन लगे, तब जाके इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देने थे, एक इसने ले लिया, एक इसने ले लिया। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे आयंस की, तो मैग्नीशियम ने 2 अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हैं। ठीक है, सो ये लूज करे हैं, तो 2 प्लस हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हैं। अब क्लोरीन की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस नहीं हो, क्योंकि एक क्लोरीन एटम ने तो बेचारे ने एक ही लिया है ना, तो वो या तो -1 लिख रहे हैं, हम सिंपल माइनस लिखते हैं। ठीक है, सो यहाँ से हमारा देखो ये जो MgCl है, Cl 2 लगते हैं, इसीलिए फॉर्मूला बनता है MgCl2। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। सो इधर तक तो चलो समझ में आ गया कैसे लिखना है, यहाँ पे सब मैंने बता दिया। आइडेंटिफाई द आयंस प्रेजेंट वो भी हमने बता दिए। उसके बाद आता है आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, गिव रीजन। अभी आयोनिक कंपाउंड सॉलिड क्यों होते हैं, क्योंकि ये कैसे बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, देयरफॉर उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम शो द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल। सो स्टीम कैसे रिएक्ट करती है, तो देखो यहाँ पे ये हमारे पास डायग्राम है इस तरीके से, थोड़ा सा ये थोड़ा ब्लर सा लग रहा है, बट आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही डायग्राम है, तो वहां से आप देख सकते हो। तो इसमें होता क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो यहाँ पे ये सेटअप किया है, इधर से हीट प्रोवाइड करी जा रही है, और यहाँ पे क्या होता है, ग्लास वूल होती है हमारे पास, तो वो और वो पानी में डिप्ड होते हैं, तो वो क्या होगा, उसका पानी वहां से निकलता जाएगा और स्टीम प्रोड्यूस होती जाएगी। और यहाँ पे हमने मेटल, जो भी मेटल का स्टीम से रिएक्शन कराना है उसका सैंपल रख लिया हमने। ठीक है, अब जब ये रिएक्शन होगा, अगर इस रिएक्शन में यहाँ पे जाके चेक करेंगे, जब भी वो अगर रिएक्ट कर रहा है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो अगर वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स ये यहाँ पे स्टीम से रिएक्ट कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा। सिंपल इस तरीके से हम चेक करते हैं कि कोई मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। सिंपल, ठीक है, इस तरीके से लिखना और पूरा एक्सप्लेन भी कर देना फिर डायग्राम। ठीक है, चलो अब 5 नंबर मिल गए। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। सो क्वेश्चन 39 का ए पार्ट है, नेम 2 मेटल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर्स बाय सिंपल हीटिंग। कौन से ऐसे मेटल्स है बच्चे जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे, जैसे हमारा कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, इनको हम क्या करते हैं, सिंपल हीटिंग से हम यहाँ से इनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इनके ओर्स से। सेकेंड है बच्चे, डिफरेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। अभी हम कितनी बार कर चुके हैं, कैल्सिनेशन होता है हमारा जब हमारे पास ओर्स ऑफ कार्बोनेट होते हैं, मतलब मेटल कार्बोनेट होता है, तो हम कैल्सिनेशन होता है उसमें हीटिंग करते हैं विदाउट द प्रेजेंस ऑफ मतलब एयर। एंड जब हम बात करते हैं अपने कहाँ गया रोस्टिंग की, तो रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग में हमारे पास सल्फाइड होते हैं एंड हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ जिंक ओर्स। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लेना भूल गई, पर ठीक है, जिंक ऑक्साइड मतलब एग्जांपल में लिखना भूल गई, जिंक ऑक्साइड के साथ करके दिखा देना और जिंक सल्फाइड के साथ करके दिखा देना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी जब पीपीटी आपको दूं, मुझे याद रहा तो मैं ये ऐड करके भेज दूंगी। ठीक है, लास्ट हमसे पूछा है सी पार्ट, व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन स्टेटेड सिग्निफिकेंस। बीच में एक और बार भी आता है, इसमें क्या होता है ना, अगर मैं ढंग से आपको एक्सप्लेन करूं, देखो एक जैसे हमारे पास आयरन है, अब यहाँ पे आयरन को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसका यूज करके, एल्यूमिनियम का, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये चीज होती है। और इसका सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, वेल्डिंग वगैरह में ये काम आती है। ठीक है, सो मैं एक बार पढ़ के दिखाती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन और भी मैंने इसके आसपास का देखा है। सो इट इज रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड टू फॉर्म आयरन बाय यूजिंग हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक एल्यूमिनियम। Thermite reaction are highly exothermic. It is used for welding, often used to join railway tracks. रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में इसका हेल्प लिया जाता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं।
हाउ इज कॉपर ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर, कॉपर सल्फाइड के ओर से कैसे मिलेगा, सल्फाइड दिख गया, क्या होगा यहाँ पे, रोस्टिंग करी जाएगी। सो राइट ओनली द केमिकल इक्वेशन, ओनली द, अच्छा सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिखनी है, मैंने सिर्फ समझा भी दिया थोड़ा सा। हाउ इज कॉपर डज और रिफाइन, उसके बाद उसका रिफाइनिंग प्रोसेस क्या होता है, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस अलॉन्ग विद द लेबल डायग्राम। अब ये प्रोसेस मैं आपको समझा चुकी हूँ, वो जिसमें हमने कॉपर सल्फेट लिया सॉल्यूशन, एनोड लिया, कैथोड पे नेगेटिव, मतलब नेगेटिव वाली साइड पे हमने इम्प्योर वाला लगा दिया, इस पे हमने प्योर वाला लगा दिया। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी हमने तो क्या हुआ, सारा जो यहाँ पे प्योर वाला था वो आके चिपकने लग गया एनोड पे, और नीचे जो इम्प्योरिटीज है वो एनोड स्मग की तरह रेडी हो गई। ये सब मैं आपको सिखा चुकी, पूरा ऐसे डायग्राम बना के, जो डायग्राम है इस पूरे डायग्राम को आप बनाओगे और एक्सप्लेन करोगे उस चीज को। पहला सेम क्वेश्चन ऐसा आ चुका है। आगे जो ऊपर के क्वेश्चंस थे उनको देख लेते हैं। हाउ इज कॉपर ऑब्टेन कैसा होता है। सो बच्चे अगर हम उसको कॉपर सल्फाइड से करें तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रोस्टिंग करी जा रही है, हीट करा जा रहा है। सो हमें मिल गया कॉपर ऑक्साइड। फिर उस कॉपर ऑक्साइड को फर्दर हमने हीट किया, ये 2 बार लिख दिया, फर्दर हमने हीट किया तो हमें कॉपर अलग हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग हो गई। ठीक है, ये इसके रिएक्शंस हो गए। और कुछ पूछा था हाउ कॉपर दस रिफाइंड, वो मैंने आपको बता ही दिया कैसे रिफाइनिंग होगी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करते चलते हैं। नेम द फॉलोइंग, सबसे पहले मेटल दैट कैन बी कट बाय नाइफ, सोडियम पोटेशियम, इसको आप कट कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख देना। देन है हमारे पास लस्टर नॉन मेटल, फटाफट के चक्कर में लस्टर में ये मतलब गोल्ड सिल्वर लिखा है जी, नॉन मेटल पूछा है, कौन सा था, नॉन मेटल्स हमारे क्या होते हैं, नॉन लस्टर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में हमने पढ़ा था आयोडीन ऐसा होता है जो लस्टर होता है। ठीक है, उसके बाद मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कौन से ऐसे मेटल्स होते हैं, हमारा मरकरी हो गया। ठीक है, उसके बाद है मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल, आयरन कह रही हूँ, गोल्ड हो गया हमारा, सिल्वर हो गया। ठीक है, तभी उसके ऑर्नामेंट्स भी बनते हैं। मेटल दैट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर कौन होता है, कॉपर की वायर्स होती है ना, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, हमने एक बार डिस्कस भी किया था कि सिल्वर की वायर्स क्यों नहीं होती, क्योंकि वो महंगी पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कार्बन। ये तो याद रहना चाहिए, पूरा चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अरे भाई यहाँ पे शायद मैंने गलत लिखा है, ये कार्बन है, ऊपर का ही कॉपी पेस्ट हो गया लग रहा है। चलो कार्बन हो गया। अब बी पार्ट में हमसे पूछा है हाउ आर एलॉयज बेटर देन मेटल्स, क्यों मेटल है, एक तो कोरोजन नहीं होता उन पे, दूसरा उनका प्राइस कम होता है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसलिए हर उस पैरामीटर में वो बेटर ही होते हैं मेटल से। और गिव द कॉम्पोजिशन ऑफ सोल्ट, सोल्डर किससे बनता है बच्चे, हमारा लेड और टिन को मिला दो ये बन जाएगा। अमेल्गन में आप मरकरी के साथ कोई भी मेटल मिला दो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। सबसे पहले है डिफाइन कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, ग्रेजुअली जो हमारी चीजें खराब होने लग जाती है, मतलब जो पूरा मेटल्स रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर वगैरह के साथ उसकी वजह से। सो कोरोजन इज प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। देखो क्या होता है, जैसे मैं कोरिजन है, मैंने कोरिजन बताया तो हमें ना ये होता है चीज पता होती है, जैसे आपको भी आंसर पता होता है, लेकिन उसको कैसे लिखना है दैट मैटर्स, इसीलिए यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा है व्हाट इज कोरोजन ऑफ आयरन कॉल्ड, क्या होता है, रस्टिंग होता है। ठीक है, उसके बाद पूछा है हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द कोरिजन ऑफ सिल्वर, सिल्वर का कैसे पता चलेगा, ब्लैक कलर का टर्न हो जाता है वो। ठीक है, वाई कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि उसका एक तो कोई पहली बात ही कह सकते हो कि उसका कोई वो क्या बोलते हैं रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे अगर सिल्वर है वो काला हो गया तो उसमें फिर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको दोबारा से चांदी को चमका सकते हो, लेकिन अगर आयरन एक बार रस्ट हो गया तो वो खत्म हो गया। ठीक है, दैट इज वाई इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। उसके बाद है हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन, कैसे कर सकते हैं, तो सारा हमने देखा था, गैल्वेनाइजेशन हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, ये सब चीजें होती है जिसकी हेल्प से हम बचा सकते हैं रस्ट होने से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 which says give reason for the following। सबसे पहले ionic compounds have higher melting point and higher boiling point, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो ट्रांसफर ऑफ उससे बनते हैं, देयरफॉर वो बहुत ज्यादा उनके जो बीच का बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसको मतलब उस ओवरकम करने के लिए उस स्ट्रांग बॉन्ड को हमें ये तो हायर मेल्टिंग पॉइंट और बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज वाई उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है। ठीक है,
नेक्स्ट हमसे पूछा है सोडियम इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन। अगेन क्योंकि हमें ये सोडियम पोटेशियम दोनों में ही पूछ सकते हैं क्योंकि ये एयर के साथ रिएक्ट करके फायर कैच कर लेता है इसलिए। सी है रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कंपेयर करें उसको अगर हम पोटेशियम और सोडियम से तो वो लेस रिएक्टिव है, और अगर लेस रिएक्टिव है तो मतलब वहां पे जो हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो होता है लेकिन जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कम हो रही है इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, क्योंकि वो सिल्वर ऑक्साइड बना लेते हैं। याद हमने वो पढ़ा था ना, ब्लैक क्यों हो जाता है? सिल्वर वो सल्फाइड बना लेते हैं, दैट्स वाई। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, लास्ट है प्रायर टू रिडक्शन द मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड फॉर एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स। क्यों? जब भी देखो जैसे अगर हम सल्फाइड है तो हम रोस्टिंग करते हैं, अगर कार्बोनेट वाले है तो हम कैल्सिनेशन करते हैं, क्योंकि जब तक हम यहाँ पे उसके ऑक्साइड्स को एक्सट्रैक्ट करना इज मच ईजियर, दैट इज वाई पहले हम उसके ऑक्साइड तक पहुंचते हैं फिर आगे हम रिडक्शन करते हैं। इसी के साथ आंसर्स आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो चुकी है। एक एक क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, अगर आता था तो वेरी गुड, आपके लिए क्लैपिंग बनती है। लेकिन अगर आपने नहीं आता तो यहाँ पे अब सीख लिया है तो भी बहुत अच्छी बात है, बिकॉज एग्जाम में नंबर्स ला पाओगे। सो नाउ आई सी यू ऑल इन विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ प्रयाप सीरीज। तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बहुत सारे क्वेश्चंस करो, सारे पीवाईक्यूज ये वाले कर लो और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज पर्याप्त फॉर यू। आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।